नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक अतीत से वर्तमान के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ में जिसका नाम ही है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या यानी क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और वह किस प्रकार से हुआ था। पाठ के आरंभ में सोनी और पिंकी दो सहेलियों के एक छोटे से संवाद को दिखाया गया है। सोनी टेलीविज़न पर सुनती है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व मानव धरती पर रह रहा था। यह सुनकर वह चौंक जाती है कि इतनी पुरानी जानकारी आखिर हमें मिली कहाँ से। वह पिंकी से पूछना चाहती है, जो कि उससे 5 वर्ष बड़ी है। इस पूरे अध्याय में हम लोग कुछ इसी तरह की जानकारियों को विभिन्न तथ्यों के सहारे एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। आखिर हजारों साल पहले क्या हुआ था, यह हम कैसे पता लगाएं। बच्चों, आजकल की घटनाओं के बारे में तो हम लोग टेलीविज़न में या कई सारे समाचार ऐपों पर या फिर अखबार में या फिर अपने आसपास पड़ोसी या परिवार के सदस्यों से, अपने दोस्तों से पूछ कर पता कर लेते हैं कि कोई घटना घटी है तो वो क्या है। अगर कोई घटना 10 या 20 वर्ष पुरानी हो तो उसके बारे में हम अपने परिवार के बड़ों से जानकारियां लेते हैं। उससे भी पुरानी बातों को अपने दादा दादी, नाना या नानी से या हमारे आसपास के परिवार के बुजुर्गों से चर्चा करके हम लोग एकत्रित करते हैं। लेकिन इस धरती पर हजारों साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में अगर पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। इतिहास विषय के अध्ययन करने से पूर्व हम लोग काल का निर्धारण करते हैं। यह निर्धारण उस समय की तत्कालीन कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे दो कालखंडों के बीच एक स्पष्ट विभेद की रेखा खींची जा सके। पूरे इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन काल। मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हम प्राचीन काल के रूप में लेते हैं। यहाँ यह भी बात हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम लोग स्मरण में रखें कि यह हम लोग इन तीनों कालखंडों का विभाजन भारतीय इतिहास को ध्यान में रख करके किया गया है और हम लोग उसी संदर्भ में आज चर्चा भी कर रहे हैं। प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। यहाँ एक बात और बच्चों हम लोग को समझनी पड़ेगी कि मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों, इस शब्द की चर्चा हो रही है। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास यह भी इतिहास का ही अंग है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के एक अलग विषय के रूप में आता है। और जब आप उच्च वर्ग में जाएंगे तो इसके बारे में एक अलग विषय के रूप में आप इसका अध्ययन कर सकेंगे। फिलहाल हम लोग प्राचीन काल की शुरुआत मानव जाति के आरंभिक कार्यकलापों से लेते हैं, यानी जब उसने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया, भोजन संग्राहक से खेती करना उन्होंने शुरू किया, अपनी अस्थायी आवास की व्यवस्था की, छोटे छोटे गांव और कस्बों का निर्माण हुआ और एक सुनियोजित सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। वहां से हम मानव जाति के कार्यकलाप का आरंभिक स्तर तय करते हैं। वहां से शुरू होकर के 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यह प्राचीन काल का खंड आता है। इसके बाद मध्यकाल की बारी आती है। 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। बच्चों, यह वह काल था जब हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं का आगमन होता है और हमारी संस्कृति इस्लाम धर्म के प्रभाव से अछूती नहीं रह पाती। यह कालखंड 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चलता है, जिसका असर हमारे जीवन के हर एक आयाम पर पड़ा। इसके बाद आधुनिक काल की बारी आती है। यह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से 1947 ईस्वी के उपरांत तक जारी रहा। इस कालखंड के अध्ययन के दौरान हम देखेंगे कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण के पश्चात उपनिवेशवाद का दंश
विश्व के एक बड़े भूभाग ने झेला, उससे भारत भी अछूता नहीं था। हमारे देश में भी कई सारी पश्चिमी कंपनियां आई व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही और अंततः एक लंबे कालखंड तक, लगभग 200 वर्षों तक हम लोग उनके उपनिवेश के रूप में पीड़ित रहे। 1947 यानी भारत की स्वतंत्रता और उसके उपरांत की घटनाओं को आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस अध्याय में आगे हम लोग को पढ़ना है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। इतिहास का 2 भाग है, एक भाग जो कि पूर्व इतिहास कहलाता है और दूसरा जिसे हम इतिहास कहते हैं। पूर्व इतिहास के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लें। मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसकी कोई लिखित जानकारी हम लोग के पास नहीं है। खास करके भारत के इतिहास के संदर्भ में हमारे यहाँ इतिहास लिखने की परंपरा राजतरंगिणी के लेख से शुरू होती है। उससे पहले के इतिहास की जानकारी के लिए हमें धार्मिक एवं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत या अन्य विषयों पर लिखे गए विभिन्न पुस्तकों के साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित करना पड़ता है। उससे भी पूर्व जब लेखन कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था और मानव जाति अपने सुनियोजित सामाजिक अस्तित्व की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो बच्चों, जिस कालखंड में इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, और उस समय के अध्ययन के लिए हम लोग तत्कालीन जो दैनिक जीवन यापन के उपयोग की वस्तुएं थीं उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करके उनके बारे में एक अवधारणा तैयार करते हैं। इस कार्य के लिए हमारे पुरातत्ववेत्ता दिन रात अथक परिश्रम करके उनके बारे में विभिन्न तथ्यों का संग्रह करते हैं और उसी के आधार पर उस काल विशेष का विश्लेषण हम लोग कर पाते हैं। इतिहास उस कालखंड को कहते हैं जिसके बारे में लिखित स्रोत या साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। मानव जाति के इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों के लिए उस कालखंड का अध्ययन ज़्यादा सुगम हो जाता है जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य या स्रोत उपलब्ध होते हैं। भारत में यूं तो इतिहास लिखने की औपचारिक परंपरा की शुरुआत राजतरंगिणी से मानी जाती है, लेकिन इसके पूर्व भी कई सारे धार्मिक एवं आध्यात्मिक या विषय विशेष से जुड़े हुए कई सारे स्रोत, कई सारी पुस्तकें हमारे सामने उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें कि वेद के चारों भाग, पुराण, आरण्यक, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावे बौद्ध एवं जैन साहित्यों के द्वारा भी इतिहास के कालखंडों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने में काफ़ी सहायता मिलती है। बच्चों, पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हो सका था और इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय के जीवन शैली एवं व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए तत्कालीन समय के उपलब्ध अवशेषों के अध्ययन के द्वारा हम जानकारियाँ एकत्रित कर पाते हैं, जिसमें सिक्का, मुहर, मृदभांड काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिक्कों एवं मुहर पर उकेरी गई विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा उस समय के धार्मिक एवं सामाजिक सोच एवं मान्यताओं के प्रचलन का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इसमें अंकित राजाओं के नाम एवं उनके शासनकाल के द्वारा उनके साम्राज्य एवं उनके समसामयिक पड़ोसी राज्यों के कालक्रम को व्यवस्थित करने में काफ़ी सहायता मिलती है। सिक्के एवं मुहर की प्राप्ति स्थल से हम उस साम्राज्य के विस्तृत सीमा की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ उस समय वाणिज्य एवं व्यापार का विकास कहाँ तक हुआ था,
इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा विभिन्न तरह के मृद भांडों की उपलब्धता हमारे पुरातत्व स्थलों से हुई है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कागज़ का आविष्कार होने में काफ़ी वक्त लगा और चीन एवं ईसाई मिशनरियों एवं अरब व्यापारियों के द्वारा इसका विस्तार धीरे धीरे विश्व के विभिन्न देशों में हुआ। लेकिन उससे पूर्व से हमारे यहाँ लेखन कला का विकास हो चुका था और विभिन्न लिपियों में हमारे संवाद लिखे जा रहे थे। जैसा कि वेदों के बारे में भी हम जानते हैं कि प्रारंभ में इसे श्रुति कहा गया, यानी कि केवल सुन करके अगली पीढ़ी इस विस्तृत और आध्यात्मिक वैज्ञानिक ग्रंथ को उन्होंने याद रखा और अपने आगे वाली पीढ़ी को उन्होंने इसको स्थानांतरित किया। लेकिन बाद में इसका भी संकलन किया गया। लेकिन कागज़ के अभाव में इन्हें विभिन्न जगहों पर उकेरा गया, जिसमें चट्टान भी थे। पत्थरों पर खुदे गए संदेश लंबे समय तक उपलब्ध रहते थे। हालांकि इन्हें लिखने में काफ़ी समय एवं श्रम लगता रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी पुराने अभिलेख आज भी हम लोगों के सामने काफ़ी अच्छी अवस्था में अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा ताम्र पत्रों पर भी लिखा जाता था और इसके भी कई सारे अवशेष अनेकों जगहों से प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में तार पत्रों या भोज पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियों का भी अपना महत्व है। बच्चों, हम लोग के यहाँ खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं अन्य स्थानीय लाइब्रेरियों में भी कुछ पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। आप उन्हें देख सकते हैं। तारपत्रों या भोजपत्रों पर लिखी गई ये पांडुलिपियाँ बड़ी अर्थपूर्ण हैं और अपने समय के बारे में सार्थक एवं सटीक जानकारियाँ देती हैं। इतिहास के अध्ययन के दौरान इनका अपना एक अलग महत्व है। सीमित संख्या में इनकी उपलब्धता के बावजूद इनके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तारपत्र एक चौले पत्र जो हमारे भारत के मैदानी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध थे। वहीं भोजपत्रों की उपलब्धता हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपलब्ध थे। इन बड़े बड़े पत्तों पर लिखकर उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाता था और काफ़ी लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित भी रखा जा सका। बच्चों, जब हम पूर्व ऐतिहासिक काल की चर्चा करते हैं और उस समय के बारे में जानकारियों के लिए पूरी तरह से तत्कालीन समय के दैनिक उपयोग के वस्तुओं के अध्ययन पर निर्भर होना पड़ता है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि उसके आयु का निर्धारण कैसे होगा। खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए वस्तुओं का काल क्रम का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। इसके लिए रेडियो कार्बन के जो विधि है वो काफ़ी कारगर है और इसी के द्वारा हम इस चीज़ का पता करते हैं कि प्राप्त अवशेष वो कोई जीवाश्म हो या भौतिक उपयोग की वस्तु हो, वो किस काल का है। भौतिक शास्त्री द्वारा वस्तुओं में निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उसके आयु का निर्धारण किया जाता है। जब भी कोई मनुष्य या जीव जीवित होता है तो वो एक निश्चित दर से कार्बन 14 की मात्रा को इस वातावरण से अवशोषित करते रहता है। उसकी मृत्यु के उपरांत एक निश्चित दर से इसका खोना फिर जारी हो जाता है और इस क्षति दर का अध्ययन करके हम उसके आयु का निर्धारण करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल के अध्ययन के लिए रेडियो कार्बन पद्धति बहुत ही मायने रखती है और इतिहास का एक बहुत बड़ा भाग इस पर अब तक आश्रित रहा है। इतिहास विषय के अध्ययन के दौरान हमें एक और चीज़ की समझ काफ़ी आवश्यक है और वो है तिथियों की। हम अध्ययन के दौरान बार बार ईस्वी पूर्व एवं सन ईस्वी BC एवं AD लिखा हुआ देखेंगे। जिस तरह से लगभग 600 शताब्दी ईसा पूर्व हम लोग 16 महाजनपदों की चर्चा सुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसी समय हम लोग ये भी कभी पढ़ेंगे कि 6ठी शताब्दी में ये घटना हुई।
तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को समझना बेहद आवश्यक है। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के पंचांग प्रचलित थे और अभी भी हैं, लेकिन सम्यक रूप से पूरे विश्व का इतिहास एक ही दृष्टि से देखा जा सके और उनका समसामयिक अध्ययन किया जा सके, इसके लिए एक सर्वमान्य तिथि का निर्धारण किया गया और इसे ईसा मसीह के जन्म से शुरू किया गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि सन ईस्वी कहलाई। उनके जन्म से पूर्व की जो भी तिथियां थीं उन्हें ईस्वी पूर्व के रूप में लिखा गया। ईस्वी पूर्व को हम लोग बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी भी बोलते हैं, और उनके जन्म के उपरांत एनो डोमनी यानी एडी भी कहा जाता है। जिस तरह से यदि 2000 बीसी लिखा हो, इसका तात्पर्य होगा कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पूर्व पहले, और यदि 2000 ईस्वी लिखा हो, 2000 एडी लिखा हो, तो इसका तात्पर्य होगा कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। इस तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से भी समझा जा सकता है, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। ईसा मसीह के जन्म को 00 के रूप में दर्शाया गया है और उसके उपरांत 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष एवं 400 वर्ष उपरांत, और फिर उसी तरह से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले 200 बीसी, 300 वर्ष पहले 300 बीसी और 400 वर्ष पूर्व को 400 बीसी के रूप में अंकित किया गया है। भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी होना भी काफ़ी आवश्यक है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ न केवल संस्कृति की विविधता रही, न केवल सभ्यता के उद्गम, साम्राज्य के विस्तार की विविधता रही, बल्कि प्राकृतिक रूप से इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी विविध है। मुख्य रूप से इसे हम 4 भौगोलिक भागों में बांटते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की विशाल श्रृंखला है। भूगोल विषय के अध्ययन के दौरान हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। फिलहाल यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है, जिसमें असंख्य ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के रूप में एक भौगोलिक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से पर्वतीय है, जिसका असर वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम पर भी पड़ा। दूसरे भाग के रूप में उत्तर का मैदान आता है। हिमालय पर्वत की हिमाच्छादित विभिन्न चोटियों से निकलने वाली अविरल धाराओं के तट पर कई सारे शहरों का निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ और एक सघन जनसंख्या वाले समाज के आवासन का यह क्षेत्र बना। उत्तर का मैदान भारत के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गंगा यमुना के दोआब के अलावा पंजाब, जिसे 5 नदियों का विस्तृत प्रदेश माना जाता है, सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा वर्तमान समय में कही जाती है, और प्राचीन काल के दौरान हम लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति की शुरुआत इस हड़प्पा सभ्यता से करते हैं। उसका उद्भव, उसका विकास इसी नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में हुआ था। तो उत्तर का मैदान काफ़ी उपजाऊ रहा है और इस कारण से यहाँ की जीवन शैली काफ़ी उत्कृष्ट रही, क्योंकि वो काफ़ी समृद्ध रही है। उत्तर के मैदान के बाद अगला भाग दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार बच्चों गोंडवाना कालीन है और यह कभी भी समुद्र के नीचे नहीं डूबा। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और यही कारण है कि मानव उत्पत्ति के प्रारंभिक अवशेष भी इसी क्षेत्र में मिलते हैं। दक्षिण का पठार और उत्तर का मैदान विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के द्वारा यह 2 भागों में बटा है। एक उत्तर का मैदान और दक्षिण का पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला भूविभाजक का कार्य करती है। चौथे भूभाग के रूप में सुदूर दक्षिण के मैदान आते हैं।
दक्षिण का पठार पूर्वी और पश्चिमी घाटों की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। उनके बीच सुदूर दक्षिण का मैदान अवस्थित है। यह क्षेत्र काफ़ी संकरा है, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी भागों में जहां एक तरफ खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, वहीं वहां के मैदानों में भी खास तरह की कृषि के लिए प्राकृतिक रूप से यह काफ़ी अनुकूल माना गया है। सुदूर दक्षिण के मैदान गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हमने अपने इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक अतीत से वर्तमान के दूसरे अध्याय के कुछ अंशों का अध्ययन किया। आज हमने इतिहास पढ़ने की विधियाँ, स्रोत, कालखंडों का अध्ययन और भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। अगले भाग में हम भारत के भौगोलिक क्षेत्रों एवं शेष बचे हुए तथ्यों के साथ साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।